Hello dear students. Today in this video we are going to discuss about moment of inertia and its relation among other physical quantities like kinetic energy, angular momentum and torque. So what is moment of inertia? First of all, we need to know that what do we mean by moment of inertia? So as we all know that according to Newton's first law, everybody everybody will continue to remain at rest or in uniform motion until and unless until and unless the external force is applied on it, right? सो सिंपल सी बात, इनर्शिया से हम क्या समझते हैं? इनर्शिया मींस बेसिकली क्या होता है बेटा? मास के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं. In the same way, this statement was for लीनियर मोशन. कौन से मोशन के लिए थी? लीनियर मोशन के लिए, कि अगर कोई भी बॉडी है और उस बॉडी को अगर लीनियर मोशन करना है तो लीनियर मोशन के केस में आपको क्या दिखाई देगा कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट? अगर यहीं पर अब हम लोग अगर रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग इसी न्यूटन के लॉ को अगर समझने की कोशिश करें तो रोटेशनल मोशन के केस में क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन के केस में फिर से वही स्टेटमेंट रहेगी हमारी कि every body which is rotating about an axis tends to maintain its state of uniform rotation unless an external torque is applied on it. Unless an external torque is applied on it. तो सिंपल सी बात, टॉर्क क्या हुआ करती थी? टॉर्क वाज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ force. So what is moment of inertia? This is also called as moment of force. So what is moment of inertia? Moment of inertia means inertia means we can define it in the similar manner, that is turning effect of mass. मतलब अब हमें टर्निंग इफेक्ट निकालना है किसका? मास का. क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करेगी तो उस बॉडी के पास मास तो है, लेकिन वो मास क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, मान लो दिस इज द एक्सिस और ये एक्सिस के अबाउट ये बॉडी हमारी रोटेट कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी ओमेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, दिस होल मास इज रोटेटिंग इन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस. तो हमें यहाँ पर मास के किसको डिफाइन करना है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ मास को डिफाइन करना है. तो अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ मास हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ मास आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अ definition that it is defined as the sum of the products of masses of the particle constituting the body and the square of their respective distance from the axis of rotation. मान लीजिए ये कोई भी एक बॉडी है और ये बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक?
अगर ये बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब सपोज यहाँ पर ये मास ढेर सारे पॉइंट मासेस से बनी हुई होगी, दैट इज m1 m2 m3 m4, इस तरीके के मासेस होंगे, m4। तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r1 होगी फॉर एग्जांपल। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, सपोज r2 है। ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, सपोज r3 है। ये वाली डिस्टेंस r4 है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखनी है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा I से, एंड दिस I विल बी product of the masses of the particles constituting the body and the square of their respective distance from the axis of rotation। तो m1 की डिस्टेंस कितनी है, r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सपोज ये हमारा mn है। तो अगर मुझे इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है, तो हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस का स्क्वायर से आप उस मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके मास को, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट होती है इसकी केजी मीटर स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट। तो यहां पर अगर हमें इसको समेशन फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो इट विल बी समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, और आई की वैल्यू आपकी कहां से कहां वेरी कर रही है, 1 से लेकर n तक। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक पार्टिकल सिस्टम के लिए। कौन से सिस्टम के लिए, पार्टिकल सिस्टम के। यहाँ पर हमने ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमने क्या मानी है, एक पार्टिकल सिस्टम माना है बॉडी का। और अगर यही यहाँ पर कंटिन्यूस मास अगर आपको देखने को मिलेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिख पाएंगे, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको याद होगा कि 3 तरीके के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। एक होता था अपने पास लीनियर, एक होता था अपने पास सरफेस, और तीसरा होता था अपने पास वॉल्यूम से रिलेटेड। तो लीनियर मतलब कोई भी एक वायर है, और ये वायर में पूरा का पूरा मास एक लेंथ के अलोंग है। सरफेस मतलब आपका रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया। इस तरीके की जो ज्योमेट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका सारा का सारा मास किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम के केस में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपको कोन देखने को मिलेगा, स्फेयर देखने को मिलेगा। स्फेयर हो गया आपका, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। यहाँ पर जो भी आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कहीं पर भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज ये इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का मास मैंने सपोज कितना मान लिया बेटा, dm, और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो मैंने कितनी मान ली, r। तो अगर मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो सिंपल सी बात, ये बॉडी किसी एक पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 से लेकर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये वेरी कर रही है। सपोज x इज इक्वल टू b तक वेरी कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको x मान लूं, तो अगर मुझे सिर्फ इस सिंगल पार्टिकल का, ये जो हमने पार्टिकल अज्यूम किया है, इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही लिखना होगा। इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम 0 टू b, तो ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। तो जैसा अपना सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला होता था एक्स डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इससे हम लोग क्या निकाल लेते थे, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया करते थे। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भी आपका मास है उसको उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए फ्रॉम द एक्सेस, तो उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन का सम, और इंटीग्रेशन हमेशा हमें क्या दिया करता है बेटा, सम दिया करता है। तो यही जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन सबसे पहली चीज, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज शेप एंड साइज, है क्या नहीं, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन
of the axis of rotation with respect to the body, right? तो जिस तरीके से जो काम हमारा लीनियर मोशन में मास किया करता था, पार्टिकल सिस्टम में मास किया करता था, वही अगर अब हमारे पास रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जिसके पास डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन के केस में और वो बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशन के केस में जो वहां पर काम हमारा मास किया करता था वो यहाँ पर अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो हमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर ये बॉडी मेरी रोटेट कर रही है, यहाँ पर मुझे मास m1 m2 m3 m4 m5 mn इस तरीके के मुझे मासेस दे दिए गए हैं, m2 m3 m4 m5 और ये सपोज mn इतने ही पार्टिकल से बनी है, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है। अगर ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा और इन सबकी डिस्टेंस, सपोज ये r1 डिस्टेंस पर है, ये r2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्सिस, ये r3 डिस्टेंस पर है, ये r4 डिस्टेंस पर है, ये r5 डिस्टेंस पे है और ये हमारा rn डिस्टेंस पर है। अगर मुझे इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा तो देखो ओमेगा तो यहाँ पर सबका सेम होगा लेकिन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो हमारा रिलेशन होता था वो होता था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलता था। तो v1 कितना हो जाएगा हमारा r1 ओमेगा, क्योंकि सबका ओमेगा सेम है। v2 अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देखो v1 मिलेगा मुझे यहाँ से मुझे v2 देखने को मिलेगा, यहाँ से मुझे v3 देखने को मिलेगा, तो v2 विल बी इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, v3 विल बी इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा। ऐसे ही अगर मैं vn लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मिलेगा rn इंटू ओमेगा। ये मुझे वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटीज मिल जाएंगी हर एक पार्टिकल की। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं हर एक पार्टिकल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला दूसरे पार्टिकल के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ऐसे ही अगर मैं लिखता चले जाऊंगा तो हाफ mn vn स्क्वायर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं v की बात करूं तो दिस विल बी m1 v1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो अपना चेंज हो नहीं रहा है, हाफ ये हो जाएगा अपना mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे हर जगह से ओमेगा कॉमन मिल जाएगा एंड दिस विल बी हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। हाफ भी अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से हर जगह से तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा mn rn स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो दिस एक्सप्रेशन इज आई, सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारी क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दिस विल बी अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हमारा ये रिलेशन हो गया। अगर मुझे यही रिलेशन बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर मुझे निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। सपोज हमारे पास फिर से एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को किसी एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट कराना है, मेरे पास m1 m2 m3 m4 m5 और ये mn पार्टिकल है। सो दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, दिस इज m4, दिस इज m5 एंड दिस इज m6। ऐसे ही पार्टिकल्स मिलेंगे।
हर एक पार्टिकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो हमारी फोर्स होगी वो फोर्स हमारी डिफरेंट होगी। सपोज इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगी वो F1 लगेगी, इसके ऊपर F2 लगेगी, इसके ऊपर F3 लगेगी, इसके ऊपर F4 लगेगी अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो। सो दिस विल बी F4, दिस विल बी F5 एंड दिस विल बी F6, और ये हमने मान लिया एक और पार्टिकल Fn, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी फोर्सेस हर एक पार्टिकल को रोटेट करा रही होंगी, मतलब सबका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है या एक अल्फा से रोटेट कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड रखना पड़ेगा तभी हम इसको टॉर्क निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में हमारा रिलेशन क्या होता था, A इज इक्वल टू आर अल्फा, ऐसे रिलेशन हम लोग देखते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे यहाँ पर A1 लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा, R1 अल्फा। A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 अल्फा। A3 जो हो जाएगा दैट विल बी R3 अल्फा। और अगर इसी तरीके से मुझे AN निकालना होगा तो दैट विल बी RN अल्फा। मुझे ये रिलेशंस देखने को मिलेंगे। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 सबका एडिशन होगा, बिकॉज सबके सब एक ही डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रहे हैं। So tau1 will be F1R1, this will be F2R2, this will be F3R3 and so on। अगर हम जाएं तो FN-RN रिलेशन देखने को मिलेगा। F1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1A1R1, दूसरा क्या लिख सकते हैं M2A2R2, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग M3A3R3, एंड इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, MNANRN, ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। M1 A1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू अल्फा इंटू R1, दिस विल बी M2 R2 इंटू अल्फा इंटू R2। और इसी को अगर हम रिलेशन को लिखते चले जाएं तो ये रिलेशन हमें RN अल्फा RN देखने को मिलेगा। इन सबको जरा ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं रिलेशन देखूं तो M1 R1 स्क्वायर, दिस विल बी M1 R1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा हमारा MN RN स्क्वायर। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आई है, तो हमें टाउ इज इक्वल टू क्या मिल गया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हमें रिलेशन देखने को मिला। यहीं पर अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन angular momentum and moment of inertia, a relation between angular momentum and moment of inertia। तो फिर से हम लोग एक तरीके की बॉडी लेंगे बेटा, और ये जो बॉडी है ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। यहाँ पर ये जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं इन सब के पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v1। सपोज अगर इसका मास m1 है, ये क्या हो जाएगा m2v2, ये क्या हो जाएगा अपना m3v3, और ये हो जाएगा अपना m4v4, ये हो जाएगा सपोज mnvn, दिस इज m5r5। ये इन सब की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5 एंड दिस इज Rn, ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम वाज p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज p इंटू r। ऐसे ही रिलेशन हमें देखने को मिलता था, है कि नहीं। ये सब के सब यहाँ पर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। किससे रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से। और हमें पता है कि v इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, r ओमेगा। तो अगर मुझे v1 लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा। v2 लिखना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा। और ऐसे ही अगर मुझे vn लिखना होगा तो ये क्या होगा, rn ओमेगा मुझे देखने को मिलेगा। मतलब ये वेलोसिटीज मुझे देखने को मिलेंगी। तो सबका रोटेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो सबका रोटेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो L इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा आपको, L1 प्लस L2 प्लस L3, और कहाँ तक, Ln तक। तो L विल बी इक्वल टू P1 R1, P2 R2, P3 R3 एंड सो ऑन, ऐसा ही देखने को मिलेगा, एंड इट विल बी Pn Rn। सो दिस विल बी M1 V1 लिख सकते हैं इसको, R1,
इसको क्या लिख सकते हैं, M2V2R2। इसको क्या लिख सकते हैं, M3V3R3। और इसी को अगर हम आगे तक ले जाएं तो MnVnRn। सो V1 की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, M1R1 ओमेगा इंटू R1 प्लस M2R2 इंटू ओमेगा इंटू R2, M3R3 ओमेगा इंटू R3। और ये चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, MnRn ओमेगा इंटू Rn। आप देखो हर जगह से अगर आप ओमेगा कॉमन ले लें तो ये क्या मिलेगा आपको, M1R1 स्क्वायर, M2R2 स्क्वायर, M3R3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, MnRn स्क्वायर तक। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आई। सो L विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। तो ये मेरा रिलेशन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन देखने को मिला मुझे। सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। Rest we'll see in our next video. Thank you so much and God bless you all.